स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी बीमारी की पहेली सुलझाने जा रहे हैं जो शरीर में कहीं भी किसी भी रूप में सामने आ सकती है। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जो किसी बहुरूपीय की तरह है, कभी फेफड़ों में, कभी त्वचा पर, तो कभी आंखों में। हम बात कर रहे हैं सार्काइडोसिस की। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कुछ मेडिकल टेक्स्ट और तस्वीरें हैं जो इस बीमारी की परतें खोलने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए इस उलझे हुए विषय को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये सार्काइडोसिस आखिर है क्या? जब हम कहते हैं कि ये एक इम्यून मीडिएटेड बीमारी है, तो इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की अपनी ही फौज यानी हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कह सकते हैं कि गड़बड़ा जाता है। अच्छा। आमतौर पर इम्यून सिस्टम का काम बाहरी दुश्मनों से लड़ना होता है, जैसे बैक्टीरिया और वायरस। लेकिन सार्किडोसिस में ये सिस्टम बिना किसी वजह के ही ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और फिर ये शरीर के अलग अलग अंगों में सूजन वाली कोशिकाओं के छोटे छोटे झुंड बनाने लगता है। इन्हीं झुंडों को ग्रैनुलोमा कहा जाता है। अच्छा, तो ये ग्रेनुलोमा ही इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी सेना के कुछ सिपाही कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगा कि कहीं हमला हुआ है और उन्होंने वहां जाकर एक किला बना लिया, जबकि असल में वहां कोई दुश्मन था ही नहीं। क्या बढ़िया सा दृश्य है। बिल्कुल यही होता है। ये किले यानी ग्रैनुलोमा कैंसर नहीं है, ना ही ये कोई इन्फेक्शन है। ये बस हमारे अपने ही इम्यून सेल्स का एक बेतरतीब जमावड़ा है। और स्रोत की पहली तस्वीर इमेज ए में माइक्रोस्कोप के नीचे यही दिख रहा है। जी, उसमें जो दिखाया गया है वो एक खास तरह का नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है, जो सार्कोइडोसिस की एक बड़ी पहचान है। स्रोत में एक और बात का जिक्र है कि ये अश्वेत महिलाओं में ज्यादा आम है। ये जानकारी डॉक्टरों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? ये एक बहुत जरूरी सुराग है। मेडिसिन में पैटर्न पहचानना बहुत मायने रखता है। जब एक अश्वेत महिला, खासकर युवा उम्र की, कुछ खास लक्षणों के साथ आती है, जैसे सूखी खांसी या त्वचा पर कोई खास निशान, तो सार्कोइडोसिस की संभावना डॉक्टर के दिमाग में सबसे पहले आती है। ये बस एक शुरुआती दिशा है, लेकिन बहुत जरूरी दिशा। दिलचस्प है, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ये बीमारी अक्सर बिना किसी लक्षण की होती है, सिवाय लिम्फ नोड्स के बढ़ने के। यहां मैं थोड़ा उलझ गया। अगर कोई लक्षण ही नहीं है तो किसी को पता कैसे चलता है? कोई बिना वजह डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? ये एक बेहतरीन सवाल है और इस बीमारी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। कई बार इसका पता बिल्कुल संयोग से चलता है। संयोग से? कैसे? मान लीजिए किसी ने किसी और वजह से, जैसे रूटीन चेकअप के लिए, छाती का एक्सरे करवाया और रिपोर्ट में आया कि छाती के बीच के लिम्फ नोड्स सूजे हुए हैं। तब आगे की जांच होती है और सार्कोइडोसिस का पता चलता है। मतलब ये बीमारी चुपके से शरीर में घर बना सकती है। लेकिन जब डॉक्टर को शक होता है तो वे इस पहेली के टुकड़ों को कैसे जोड़ते हैं? खून की जांच का भी जिक्र है जिसमें सीरम एसी लेवल की बात की गई है। हाँ, जब शक होता है तो जासूस की तरह सुराग इकट्ठे किए जाते हैं। पहला बड़ा सुराग खून में मिलता है। सीरम एसी का स्तर सार्कोइडोसिस के कई मरीजों में बढ़ावा मिलता है। और ये एसी आता कहाँ से है? ये एंजाइम उन्हीं ग्रेन्युलोमा में मौजूद कोशिकाएं बनाती हैं। तो बढ़ावा एसी लेवल एक तरह का लाल झंडा है, एक सिग्नल है। और एक और जांच का नाम है जो सुनने में काफी जटिल लगता है, ब्रोंको एल्वियोलर लैवेज। ये क्या प्रक्रिया है? इसे फेफड़ों की धुलाई जैसा समझ सकते हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया में डॉक्टर एक पतली ट्यूब से फेफड़ों के एक छोटे हिस्से में सलाइन पानी डालते हैं और फिर उसे वापस खींच लेते हैं। और उस पानी से क्या पता चलता है? सार्कोइडोसिस में उस सैंपल में एक खास तरह के इम्यून सेल्स, जिन्हें CD4 लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा मिलती है। CD4 और CD8 सेल्स का अनुपात सामान्य से कहीं ज्यादा हो जाता है। तो ये एक बहुत मजबूत सबूत है। जी, ये सीधे फेफड़ों में चल रही गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। तो खून से केमिकल सुराग मिले, BAL से कोशिकाओं के स्तर पर सबूत मिले। अब असल में अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए इमेजिंग का रोल आता होगा ना, एक्सरे और CT स्कैन। बिल्कुल सही। इमेजिंग डॉक्टर के आंखें हैं। स्रोत में जो चित्र B है वो एक क्लासिक चेस्ट एक्सरे है। उसमें क्या दिख रहा है? इसमें बायलैटरल हाइलर एडेनोपैथी दिख रही है। सरल भाषा में कहें तो छाती के बीचों बीच दोनों तरफ के लिम्फ नोड्स का सूज जाना। ये सार्कोइडोसिस का एक बहुत ही जाना माना साइन है।
और सीटी स्कैन इसे और बेहतर कैसे बनाता है? सीटी स्कैन एक्सरे का एक 3D और हाई डेफिनेशन वर्जन है। जैसा कि इमेज सी में दिख रहा है, ये न सिर्फ सूजे हुए लिम्फ नोड्स को ज्यादा साफ दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि फेफड़ों के ऊतकों पर कितना असर पड़ा है। मतलब कोई डैमेज तो नहीं हो रहा? हाँ, क्या वहाँ कोई जाले जैसी बनावट या फाइब्रोसिस की शुरुआत हो रही है? ये सारी जानकारी सीटी स्कैन से मिलती है। यहीं पर यह कहानी और भी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी हो जाती है, क्योंकि जैसा कि स्रोत बताता है, ये बीमारी सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सार्कोइडोसिस की सबसे बड़ी चुनौती है। ये ग्रैनुलोमा शरीर में कहीं भी बन सकते हैं। अगर फेफड़ों की बात करें तो लंबे समय तक सूजन रहने से वहाँ इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकता है। एक मिनट, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, इसका मतलब क्या है? क्या टिश्यू सख्त हो रहे हैं? बिल्कुल। फेफड़े एक बहुत ही लचीले गुब्बारे की तरह होते हैं। फाइब्रोसिस में उस गुब्बारे की दीवारें मोटी और सख्त होने लगती हैं, जैसे रबर की जगह चमड़े का गुब्बारा हो। तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, फेफड़े पूरी तरह फैल नहीं पाते, जिससे सांस फूलने लगती है। और त्वचा? स्रोत में ल्यूपस पेरेनियो और एरिथीमा नोडोसम का जिक्र है। ये त्वचा पर इसके दो अलग-अलग चेहरे हैं। एरिथीमा नोडोसम में अक्सर पिंडलियों पर लाल, दर्द भरी गांठें बन जाती हैं। और ल्यूपस पेरेनियो? वो ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसमें चेहरे, खासकर नाक और गालों पर बैंगनी रंग के उभरे हुए घाव बन जाते हैं, जो स्थायी निशान छोड़ सकते हैं। और इसका असर आंखों से लेकर जोड़ों और नर्वस सिस्टम तक पहुंच सकता है। जी हाँ, आंखों में ये यूवाइटिस कर सकता है, जो आंख के अंदरूनी पर्दे की सूजन है। अगर इसका इलाज न हो तो ये नजर जाने का कारण भी बन सकता है। और नर्वस सिस्टम पर? नर्वस सिस्टम पर असर का एक क्लासिक उदाहरण है बेल्स पाल्सी, जिसमें चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियां अचानक काम करना बंद कर देती हैं। रुकिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब एक सूखी खांसी, त्वचा पर कुछ निशान और चेहरे का लकवा, ये तीनों एक ही बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए डॉक्टर को शरीर को एक पूरे सिस्टम की तरह देखना होता है। स्रोत में एक और बहुत ही अजीब बात का जिक्र है, हाइपरकैल्सीमिया, यानी खून में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाना। अब सूजन और कैल्शियम का क्या लेना देना? ये इस बीमारी का सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। यहाँ हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के हार्मोनल सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक? कैसे? जैसा हमने बात की थी, ग्रैन्युलोमा में मैक्रोफेज नाम की इम्यून कोशिकाएं होती हैं। सार्कोइडोसिस में ये मैक्रोफेज एक एंजाइम बनाने लगती हैं, 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम हमारे शरीर में मौजूद विटामिन डी को उसके सबसे सक्रिय रूप में बदल देता है। और ये सक्रिय विटामिन डी हमारी आंतों को आदेश देता है कि खाने से ज्यादा कैल्शियम सोखो। तो नतीजा ये होता है कि खून में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है? हाँ, खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ये तो हमारे अपने सिस्टम द्वारा की गई एक अविश्वसनीय तोड़फोड़ है। बिल्कुल। स्रोत में दो और खास शब्दों का जिक्र है, शॉमैन बॉडीज और एस्टेरॉयड बॉडीज। ये क्या है? ये पैथोलॉजिस्ट के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे मिलने वाले कुछ अतिरिक्त सुराग हैं। जब बायोप्सी में ग्रैन्युलोमा की जांच की जाती है तो कभी-कभी उनके अंदर तारे के आकार की संरचनाएं, एस्टेरॉयड बॉडीज। हाँ, और कैल्शियम और प्रोटीन के गोल जमाव यानी शॉमैन बॉडीज मिलते हैं। ये सार्कोइडोसिस की ओर इशारा तो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसी बीमारी में नहीं मिलते। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जब एक बीमारी इतने सारे रूप ले सकती है तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है और शरीर के किन अंगों को प्रभावित कर रही है। अगर मरीज में गंभीर लक्षण हैं, जैसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है या आंखों की रोशनी पर असर पड़ रहा है, तो इलाज की पहली पसंद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी स्टीरॉइड्स होते हैं। और अगर किसी में कोई लक्षण नहीं है, जिसका पता सिर्फ संयोग से एक्सरे में चला हो? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कोई लक्षण नहीं है और बीमारी किसी जरूरी अंग को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो डॉक्टर अक्सर देखो और इंतजार करो की नीति अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं और कई मामलों में सार्कोइडोसिस बिना किसी इलाज के अपने आप भी ठीक हो जाता है। तो संक्षेप में कहें तो सार्कोइडोसिस एक बहुरूपी बीमारी है। इसका निदान किसी एक टेस्ट से नहीं बल्कि कई सुरागों को जोड़कर किया जाता है। बड़े हुए लिम्फ नोड्स, खून में ACE का बढ़ा हुआ स्तर और शरीर के अलग अलग अंगों पर इसका असर। बिल्कुल, ये एक पहेली को सुलझाने जैसा है, जहां हर टुकड़ा, ब्लड टेस्ट, इमेजिंग, शारीरिक लक्षण उस पहेली को पूरा करने में मदद करता है।
किसी एक टुकड़े के आधार पर पूरी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। ये सब जानने के बाद ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी अपनी रक्षा प्रणाली, जो हमें अनगिनत बीमारियों से बचाती है, कभी-कभी खुद ही शरीर के खिलाफ कैसे काम करने लगती है। वे कौन से पर्यावरणीय या आनुवांशिक ट्रिगर हो सकते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में उस स्विच को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद वो हमारे ही शरीर के अंदर ये अजीब से खिले, ये ग्रैनुलोमा बनाने लगता है। ये शायद आगे की रिसर्च का एक बहुत बड़ा सवाल है।